हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के उस महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में जो भारत के इतिहास की प्रथम नगरीय क्रांति कहलाती है, जिसके संबंध में ये कहा जाता है कि वह एक ऐसे उपन्यास की तरह है जिसका पहला और अंतिम पृष्ठ गायब है, यानी जिसका उद्भव कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, इस संबंध में कहीं कोई स्पष्ट जानकारी विद्वानों के बीच मौजूद नहीं है। एक ऐसी सभ्यता के संबंध में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जिससे सैकड़ों सवाल जो है पूछे जाते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में, ना सिर्फ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि एक सामान्य बुद्धि का जो मानव है उसके मन में भी तमाम तरह की जिज्ञासा भरे सवाल वो उस संबंध में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि पीछे के बैकग्राउंड को भी देखकर आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। वास्तव में वह जो सभ्यता है वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। वह उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है, उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया, उसे प्राचीन भारत के इतिहास के जिस कालखंड में शामिल किया जाता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहकर पुकारा जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के इस कह सकते हैं कि प्रथम जो नगरीय सभ्यता थी, जो कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की प्रथम नगरीय क्रांति की गवाह बनी, ऐसी सभ्यता के संबंध में निश्चित रूप से उसको बतलाना एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव जो है वो कह कि एक प्रदान करता है, और साथ में एक मतलब एक जिम्मेदारी भी है कि उस सभ्यता के संबंध में, जिसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी अगर मूल युग की बात करें तो वो मूल युग कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में जाती है। इसलिए उस सभ्यता के संबंध में जो जानकारी है वो ना सिर्फ एक अध्याय विशेष की जानकारी है, बल्कि इस बात की जानकारी है कि वर्तमान भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो भी कह सकते हैं विशेषताएं हैं उसकी कहीं ना कहीं कोई मूल जो है युग था, और वो मूल युग सिंधु घाटी सभ्यता थी। बाद में फिर वैदिक युग भी आया, ठीक है ना, और वैदिक युग की भी बहुत सारी जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारे जीवन का अभिन्न अंग अभी भी जो है वो कह कि बना हुआ है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया की एक ऐसी प्राचीनतम सभ्यता को जो है रिप्रेजेंट करने वाले देश माना जाता है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति लगभग 5000 साल पुरानी होने के बावजूद भी आज तक अनवरत चल रही है। जबकि इसके पहले की जो सभ्यता और संस्कृति, जो अन्य समकालीन सभ्यता और संस्कृति थी, चाहे वो रोम की सभ्यता की बात हो, चाहे यूनान की सभ्यता की बात हो, चाहे वो फारस की सभ्यता की बात हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात हो, चाहे वो चीन की सभ्यता की बात हो, उन सारी सभ्यताओं का एक प्रकार से लोप हो चुका है, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। आज उस देश में जो भी कह सकते हैं, जो भी विशेषताएं उसकी सभ्यता और संस्कृति की, आप समझिए उसके अगर अतीत से, डिस्टेंट पास्ट से अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करोगे तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, वहां पे एक विच्छिन्नता जो है वो कह के आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को पढ़ लिया जाए, ठीक है, अगर उससे जो है वो कहे कि अगर प्राचीन भारत के किसी कालखंड से अगर उसे जोड़कर देखने की कोशिश किया जाए तो वहां पर एक कंटिन्यूटी जो है वो कह के दिखती है। और इस रूप में जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक जो है वो मानी जाती है, और जो कि आज तक जो है अनवरत चल रही है। और इसी बात को मोहम्मद इकबाल ने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया था। उन्होंने ये कहा था, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यानी कि ये एक प्रकार से जो है ये इस बात का द्योतक है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर वैदिक युग की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति की मूल कह सकते हैं युग माना जाता है, और उसकी जो विशेषता है वो अनवरत थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो है वो कह कि कहीं ना कहीं आज तक हमारी सभ्यता और संस्कृति से जो है वो जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई सभ्यता संस्कृति है। और इस रूप में भारत के इतिहास में जो है यह युग अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले इसी चैप्टर को उठाया, इसी के संबंध में। और ये पीछे जो है इंटरनेट खुला है ना,
ये एक हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि मैं आपको जो है वो क्या है कि जो भी बातें बताऊं बहुत ही इंटरेस्टिंगली बताऊं, बहुत ही इंफोटेनमेंट आप समझते होंगे, इंफॉर्मेशन विद इंटरटेनमेंट, उन तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि भले ही अगर आपका इतिहास में कभी भी कोई इंटरेस्ट ना रहा हो, ठीक है, बावजूद इसके आपके मन में इतिहास के प्रति एक लगाव पैदा हो जाए, एक इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो सके, इस बात की मैं कोशिश करता रहता हूं। और ऑफलाइन क्लास में ठीक है वहां पर भी अपनी एक सीमा थी, अपना एक अनुभव, अलग तरह का अनुभव था, अलग तरह का एक रोमांच था पढ़ाने का, डायरेक्ट जो है स्टूडेंट से रूबरू होने का वहां पे एक अवसर मिलता था, डायरेक्ट संवाद स्थापित करने के, लड़कों के मनोविज्ञान को समझने का, या फिर उनकी कही गई जो बातें थी उन बातों के आधार पर दी गई प्रतिक्रिया, क्रिया इत्यादि, यानी न्यूटन का जो कह सकते हैं थर्ड लॉ है, सब कुछ वहां पर स्पष्ट रूप से जो है वो दिख जाता था। बट ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी यहां पर ये एक सीमा है यहां पर कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये मानकर चलना होता है कि सामने जो कैमरा है ना वही हमारा स्टूडेंट्स है, भले ही वो मुस्कुरा नहीं सकता है, भले ही जो है वो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक टक वो मेरी ओर देख रहा है और मैं उसको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या है कि कुल मिलाकर अगर ऑनलाइन क्लास की बात करें तो ऑफलाइन से इस रूप में यहां पे भिन्नता है, और खासकर डिजिटल बोर्ड का सवाल है तो इसमें हम कई तरह का प्रयोग कर सकते हैं, कई तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें कही है कमेंट्स में, जो मैंने खुले जो है अच्छे बुरे सारे जो है कमेंट्स जो भी आपने हम तक जो है संप्रेषित किया, मैं उसको सलाम करता हूं, ठीक है। और उसको जो है वो क्या है कि उसको मैं एक प्रकार से अपने जीवन का मतलब जो है सीखने की मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि वास्तव में जो है वो क्या है कि अगर मैं आपको 1000 बातें सिखाता हूं तो 100 बातें कहीं ना कहीं आपसे मैं सीखता हूं, ठीक है। और सीखने की प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रहती है, और वो आज मैं कह सकते हैं आपके बहुत सारे कमेंट्स को देखकर जो है वो क्या है कि मैं जो है अपने आप का मूल्यांकन कर रहा हूं, मैं अपने व्यक्तित्व का, और मैं आपके संबंध में क्या वास्तव में कोई गलत डिसीजन लिया कि फीस हमने बताई, ठीक है ना। और फीस जो है मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जरूर जो है रिस्पॉन्सिबल हूं जो वास्तव में जो है वो क्या है कि हमारे क्लास कर रहे थे, बट लॉकडाउन का अचानक जो है एक पीरियड आया और अचानक उनकी क्लास जो है वो क्या है कि मिस कर गई। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के किया, हम सब जो है वो पढ़ा ही रहे थे, लेकिन बीच में स्थिति आई तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सफर कर रहे हैं, कम से कम मैं अपने विषय के संबंध में इतना कह सकता हूं कि मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा, उसे जो है जरूर अपने साथ जोड़ूंगा। बस उनके लिए जो है वो क्या है कि प्रक्रिया बस इतनी होगी कि वो व्हाट्सएप पे अपना जो है वो क्या है कि अपनी फोटो जो है वो आई कार्ड और अपनी फोटो एक सेल्फी जो है आई कार्ड का अलग से, प्लस जो है वो क्या है कि उसके साथ एक सेल्फी आप हमको दीजिएगा, मैं जरूर जो है ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, चलिए फिलहाल वो सारी बातें हैं वो बातें होती रहेंगी, ठीक है। गिला और शिकायत जो है वो क्या है कि चलते रहते हैं। हम कोई बहुत महान जो है व्यक्तित्व नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, हम में भी कमियां हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, आपकी मजबूरियों को हम कैसे समझ पाते हैं, ये अपनी अपनी, आपका दायरा कुछ हो सकता है, उसका स्वरूप कुछ अलग हो सकता है, हमारे स्वरूप अलग हो सकते हैं, ठीक है। हमारी समस्याओं की प्रकृति कुछ और हो सकती है। ऐसा नहीं है मजदूरों की ही दिक्कत यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने लॉकडाउन के सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो भी तो सफर कर रहे थे। तो दोनों तरह की चीजें हर एक व्यक्ति ने सफर किया है, और कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ की प्रकृति अलग है, कुछ की प्रकृति कम है, क्या ठीक है, वो बदले हुए रूप में हर कोई व्यक्ति है। बाकी आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, मैं इसको मतलब जो है आप तहे दिल से स्वीकार करता हूं, ठीक है। हम में कमियां हैं, हमारी कमियों के बारे में, और शायद जो है कमियां हैं इसलिए मैं इंसान हूं, अगर वो कमियां नहीं होती तो मैं भगवान होता, और शायद आप हमारे लिए जो है हमारे दर्शन के लिए किसी मंदिर और मस्जिद में आप हमें ढूंढ रहे होते। तो फिलहाल मैं इंसान ही हूं और इंसान ही मुझे रहने दीजिएगा, और इंसान की जो कमियां होती हैं उन कमियों के साथ ही मैं आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं, ठीक है। फिलहाल आज के इस क्लास में थोड़ी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना उसके संबंध में मैंने कहा कई तरह के सवाल है, और सवालों को अगर हम इंटरनेट के चश्मे से देखें, इंटरनेट में डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्या है कि मटेरियल्स पढ़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि भाई आप यहाँ से पढ़ लेंगे, आप यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा, आप पढ़िए, जहाँ पर भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हो, किसी की कोई जो है जिम्मेदारी नहीं कि आप मजबूरी में आप पढ़िए, ठीक है। हमने जो है वो क्या है कि यहाँ पे समझिएगा कि मैं जिस तरह से कोशिश करता हूँ और मैं पूरा जो है
ऐसा नहीं है, मैं भी इंटरनेट खंगालता हूँ, मैं भी बहुत सारे यूट्यूब जो है वो देखता हूँ, और उसकी क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, सब अच्छे बुरे सब कुछ होते हैं, सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको बेहतर चीजें देने की, ठीक है। लेकिन मैं अपनी कोशिश जो है, कुछ एक नयापन, कुछ एक नोवेल्टी, आप समझते होंगे कि वर्तमान जो सरकार है ना, वो इनोवेशन पे पर्याप्त बल दे रही है, नवाचार जिसको कहते हैं। आपको शायद समझ में मतलब जो है हो सकता है कि आप इस शब्द से वाकिफ नहीं हो, लेकिन उससे नवाचार कहते हैं, उसको इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं, उसको कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज। उसी इनोवेटिव आइडियाज के अंतर्गत जो है मैं इस तरह का जो आज बताने जा रहा हूं, इस तरह का हर चैप्टर्स में मैं कोशिश करूंगा कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए बहुत सारे मैटर्स है, उपलब्ध है, सब कुछ है, आप पढ़ सकते हैं। आप इसी के थ्रू जो है, आप बिना पैसा खर्च किए आप इंटरनेट के थ्रू ही सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें डिफरेंट जो है वो क्या है कि आर्टिकल्स हैं। अब उस डिफरेंट आर्टिकल्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात कि इस आर्टिकल को समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपके पास है या नहीं है। आप खुद ऐसा कभी सोचो कि आपको जब भी बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप खुद से जो है अपनी जो है, चूंकि आभासी दुनिया तो मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे आप खुद जज करो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कितना अच्छा लगता है, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा, कितने लोगों ने पढ़ा है। तो आप देखिएगा मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। और क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि एनसीईआरटी की जो समझ होनी चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होनी चाहिए ना, वो लेवल आपके पास नहीं है। और अगर वो समझदारी विकसित हो जाएगी ना, तो एनसीईआरटी एक ऐसी पुस्तक है जिसको जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार नई बात समझ में आएगी, नया कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा। तो सारी चीजें मौजूद है, सब कुछ है, फिर भी टीचर्स का मार्गदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके पास हर चीज है, लेकिन क्या खाना है, क्या जो है पढ़ना है, क्या पहनना है, आपके लिए उसके लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अदरवाइज पीर और मुरीद का जो कॉन्सेप्ट सूफी मत में है ना, वो होता ही नहीं। अगर हम हिंदू संस्कृति की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें, तो गुरु शिष्य की परंपरा का कह सकते हैं कि उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। अगर खुद से शिष्य समझ जाते सारी बातें, तो फिर गुरु की जरूरत क्या थी? अगर मुरीद सारी बातें समझ जाता, तो उसे पीर की आवश्यकता क्या थी? ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि वास्तव में जो भी बातें बताई जा रही है, यहां पर यह समझने की कोशिश करिएगा कि इंटरनेट पे आप सोचो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इतने सारे तथ्य हैं, ठीक है ना, इतनी सारी बातें हैं, और बातें जो है वो क्या है, कैसे जन्मी सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि। अब आप यहां पे समझो कि कृषि का जन्म, यहां पे केवल सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर यह कह रहा है कि कृषि जो है, वहां पर कृषि अर्थव्यवस्था का अगर मुख्य आधार बना, तो कृषि कैसे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन सका। अगर मैं ये कहूं कि आप जो है अगर एग्रीकल्चर की बात करें, तो कृषि कार्य करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, कौन सी तकनीक अपनाते हैं, कौन सा खाद अपनाते हैं, कृषि के तौर तरीके कैसे होने चाहिए, क्या फिर ठीक है फिर खेतों को कैसे जोता जाना चाहिए, बीज को कैसे बोना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे जो है प्लांट्स के जो है वो क्या है कि अधिरोपण होना चाहिए, उसका जो है रोपण होना चाहिए। ये समान तरह की जो है वो कह सकते हैं कि जो जानकारियां हैं, उसको रखने के बाद ही किसान खेतों में उतरता है और फिर कृषि का कार्य करता है। और कृषि का कार्य तो बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हम लोग पहले से वो जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर क्या करते हैं कि हम उस काम में लगते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है कि उस काम को करते रहने से फिर क्या होता है कि फिर हमें अनुभव होता है कि अरे ये करने से इसमें ये दिक्कतें आ सकती है, जिसका अनुमान कोई व्यक्ति पूर्वानुमान के तौर पे उसको जो है वो क्या है कि उसका लगा नहीं सकता है। जैसे जस्ट लाइक आप समझिए नोटबंदी की बात है, जस्ट लाइक आप समझिए लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, ये हिंदुस्तान में ऐसा कभी आया ही नहीं। नोटबंदी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कभी ऐसा आया नहीं। तो ऐसा आया नहीं तो वैसा होने से क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इसका पूर्वानुमान पूरे तौर पर आप जो है फुल प्रूफ कोई प्लान आप नहीं बना सकते हो। इसीलिए जो है वहां पे सरकार ने कहा था तू डाल तो मैं पात, आप ऐसा करोगे तो मैं नई पॉलिसी अपनाऊंगा। और ये क्या हुआ कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक इतिहास बन गया। अब कभी नोटबंदी की अगर बात आएगी तो इसका इतिहास पढ़ा जाएगा, इसको खंगाला जाएगा और समझा जाएगा कि इसको लागू करने से क्या क्या दिक्कतें आई, क्या प्रोस क्या कॉन्स रहा, ये सारी चीज। तो कुछ करोगे तभी सीखोगे। और हमने जो एक लाइन पढ़ी है कि जीवन में सीखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन
लेकिन कुछ से खुद से करके जो है जो हम सीखते हैं वास्तव में वो तरीका नायाब होता है, उसके संबंध में जो है वो क्या है कि वास्तव में उसकी कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है, तो आप करोगे ना, आप सीखोगे। तो कृषि जो है वो वास्तव में अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि व्यवस्था ने जन्म लिया तो ये कैसे लिया, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता सीधे तौर पे एक बड़ा सा जो है कह सकते हैं कि कैनवस है जिसको विभिन्न रंगों से भरना है। जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हो ना, तो उस सिंधु घाटी की सभ्यता की जब बात करते हो तो एक बहुत बड़ा कैनवस बन जाता है और उसमें बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रंग जो है बिखरे हुए हैं। उसमें जो है वो क्या है कि उसका उद्भव भी आएगा, उसका पतन भी आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग भी आएगी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन भी, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कला क्या थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सातत्य और जो है उत्तर जीवितता यानी कि सर्वाइवल कंटिन्यूटी क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसने परवर्ती युगीन सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया, जो कंटिन्यूड जो है वो क्या है कि चलता रहा। ठीक है, ये तमाम तरह के जो है वो क्या है कि ये सवाल है। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हो, जब आप कहते हो सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब आप कहते हो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तो वास्तव में वो कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें डिफरेंट जो है वो क्या है कि कलर्स जो है वो बिखरे हुए हैं, हर कलर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक बड़ा सा चैप्टर हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता का नक्शा है। ठीक है, ये नक्शा अपने आप में क्या कहता है, ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन था, उसकी जो भौगोलिक विस्तार थी, वो भौगोलिक विस्तार अगर वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए, अगर प्रेजेंट जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, उस सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसका जो है उसका विस्तार, वो कौन कौन सा देश है जहां पर उसे देखा जा सकता है। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ठीक है, हम लोग इस पर भी विचार करेंगे अभी जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्यों कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्यों आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये सारी जो बातें हैं ना, वो ये पहला जो लेक्चर है एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इस चैप्टर्स का। और मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि जो भी साइंस साइड के भी अगर बच्चे हैं वो इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो हमसे जुड़ रहे हैं तो उनके मन में भी एक इस बात का एहसास हो कि इतिहास को भी हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन की बात की जाए ना, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो वर्तमान भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये तीन ऐसे देश हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो क्या है कि मिलता है। ठीक है, उसका विस्तार जो है वो क्या है कि देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसके बाद उसका ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें कौन कौन से ऐसे प्रांत हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले, सिंधु घाटी सभ्यता का हिंदुस्तान में वो कौन कौन सा राज्य है जहां से अवशेष मिले, सिंधु घाटी सभ्यता का अफगानिस्तान में जाकर हड़प्पा वासियों ने कौन सी दो बस्तियां बसाई, मुंडीगाक, सोरतुघाय। ठीक है, आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक है, मुंडीगाक, सोरतुघाय जैसी बस्तियों की स्थापना की। इसके बाद जो है फिर क्या है कि अगर मैं इसके संबंध में ये जानने की कोशिश करूं कि इसकी उत्तरी सीमा क्या थी, इसकी दक्षिणी सीमा क्या थी, इसकी पश्चिमी, इसकी पूर्वी सीमा क्या थी, ये सारी बातें जो है उसका ज्योग्राफिकल जो विस्तार है, जो एक्सपेंशन है, वो हम जो है उसके अंतर्गत समझेंगे। और साथ में जो है वो क्या है, यहीं पर हम लोग पूरा मैप समझेंगे, पूरे नक्शे को हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारी लिमिटेशंस वहां थे, यहाँ पे बहुत सारे अवसर हैं बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छे तरीके से लड़कों तक अपनी जो है बातें पहुंचाने का, लड़कों को समझाने का। ठीक है, तो इसका अपना एक अलग मतलब जो है तरीका। ठीक है, कैसे जन्मी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद देखिए कि ये सब देखिए मकान जो वहां पे बने थे, ठीक है, वहां पे मकानों के बनाने की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है ना, उस टाउन प्लानिंग में मकानों का निर्माण भी एक निश्चित योजना के अंतर्गत किया जाता था। फिर इसके बाद देखिएगा सभ्यता जो रहस्य बन गई, हड़प्पा संस्कृति। और रहस्य बन गई इसलिए क्योंकि इसका उद्भव, इसका पतन कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार कुछ कहते हैं कि अगर वैदिक युग को सिंधु घाटी सभ्यता के पहले रख दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं आर्यों के आक्रमण की वजह से इसका पतन हुआ, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ की वजह से पतन हुआ, कुछ लोग कहते हैं इसका उद्भव कैसे हुआ, तो मेसोपोटामिया समकालीन वरिष्ठ
वरिष्ठ जो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उस सभ्यता के लोगों ने क्या किया कि अचानक हिंद से मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आए और उसको एक सभ्यता के रूप में तब्दील कर दिया। कोई ट्रांजिशनल फेज नहीं था, कोई संक्रमण काल जो है उसमें क्या है कि नहीं मौजूद था। तो इस तरह की बातें जो है वहां पर क्या है कि की जाती है। तो विवाद इतने ज्यादा है कि इसलिए, और जहां विवाद होना, ईश्वर है नहीं है, कुछ लोग कहते हैं है भी नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता है, और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कहेंगे भाई चुप ही रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो भाई रहस्यमय हो गया उसके संबंध में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में तमाम तरह के सवाल है, लेकिन उसका कोई सवाल तो अनंत है, लेकिन जवाब एक भी जो है वो निश्चित नहीं है। तो सर्टेन जो है, और ये क्यों नहीं है, इसलिए भी नहीं है, एक तो जो है कह सकते हैं कि वो जो भी उनकी कमियां हैं वो कह सकते हैं कि कमियां हमारे में है, हम उनकी कमियां नहीं कह सकते हैं। लेकिन साथ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो क्या है कि जो है लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता के पास लिखने की अपनी एक लिपि भी थी और उन्होंने लिखित साक्ष्य भी छोड़े हैं, लेकिन और वो लिखना पढ़ना जानते भी थे। अब उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। हम सब जो है विद्वान, हम सब जो है कह सकते हैं कि जो लोग हैं वर्तमान भारत के, वो क्या है कि पढ़ नहीं पाए। तो इस वजह से क्या है कि उस सभ्यता के संबंध में बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो श्राउडेड इन मिस्ट्री है, रहस्य के पर्दों में आबद्ध है, वो क्या है कंसील्ड है, वो रिविल्ड नहीं है। ठीक है, रिविल्ड नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीजें होंगी ना, जब हमारे व्यक्तित्व का कह सकते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा जीवन तो खुले का मतलब जो है एक खुले पन्ने की तरह है, को जो चाहे वो पढ़ सकता है। बहुत सारे धीर गंभीर होते हैं, अपनी बातों को, अपने जज्बातों को जज्ब किए रहते हैं, वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो मिस्टीरियस से लगते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। तो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, आप उसको इस तरह से समझ सकते हो कि उसकी जो है कह सकते हैं लिपि अपठनीय होने की वजह से उसकी जो व्यक्तित्व है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का अपनी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है मतलब जो है अनरिविल्ड यानी कंसील्ड है। वो क्या है कि वो घिरा हुआ बहुत सारी बातें। तो वह सभ्यता जो रहस्य बन गई हड़प्पा संस्कृति। ठीक है ना, इसी प्रकार जो है कैसे खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता, यहां पे हम लोग अब पतन की बात करेंगे। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य का खुलासा, जो नए जो शोध हो रहे हैं वो शोध हो गए। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो सारी बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1951 में, ये सब जो एक प्रकार से 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो ये सब है कालीबंगा, पार्टिकुलर जो स्थल है ना, उन स्थलों के संबंध में भी हम सब जो है वो क्या है कि बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है क्यों नहीं पढ़ी जा सकी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भले ही ना पढ़ी जा सकी हो, लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं मिली है? तो ये सारी जो बातें आप देख रहे हो ना, ये वास्तव में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आप खुद सोचो, ये लोथल का क्षेत्र है और नए अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। उन सारे सवालों को समेट कर उसको आप तक पहुंचाना, यही हमारा काम है। ठीक है, और जो है वास्तव में इस तरह के जो भी तथ्य हैं, जो भी चीजें हैं, वो हम सब आपको बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जो है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो जानकारी थी ना, वो भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि अकस्मात, जिसको कहते हैं ना सडनली, उसके संबंध में जानकारी मिली। सडनली जानकारी, यहां पे कहने का मतलब है अकस्मात कैसे जानकारी मिली कि अंग्रेजों को जो है वो क्या है कि रेलवे लाइन, आपको मालूम होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसका शासनकाल 1848 से 56 के बीच में था, और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार रेल का चालन जो था वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ, और उसमें क्या था कि रेलवे लाइन के निर्माण के क्रम में जब क्या हुआ कि कुछ बैलास्ट से समझते होंगे सर, गिट्टियां उसको कहते हैं, गिट्टियों की उसे आवश्यकता हुई।
गिट्टियों को प्राप्त करने के क्रम में जो है जो कह सकते हैं कि हड़प्पा जो जगह है उस जगह की वहां पे खुदाई की, तो वहां पे कुछ अवशेष मिले, कुछ रिमेन्स मिले। भले ही वो रिवील्ड नहीं किया, लेकिन वहां से इसके पहले एक और भी बात है कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार हड़प्पा की जानकारी दी। उसके बाद जो है फिर 1856 में, फिर इसके बाद 1873 ईस्वी के आसपास में भारतीय पुरातत्व के पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से पुकारे गए जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो अलेक्जेंडर कनिंघम उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके संबंध में जानकारी दी, वहां पे कुछ समय बिताया, उन्होंने कुछ जानकारी दी। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की जो भी कोशिशें हो रही थी 1921 के पहले, वो क्या है कि उस सभ्यता को पूर्ण रूपेण प्रकाश में जो है वो नहीं ला सका। ठीक है, लेकिन 1921 ईस्वी में फिर राय बहादुर श्री दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल, ठीक है, राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने क्या किया, उस स्थल का उत्खनन किया, उसका एक्सकेवेशन किया, और तब जो है ये पता चला कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही पुरानी गौरवशाली सभ्यता वजूद में रही थी। और जब तक सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में क्या उसकी जानकारी नहीं थी ना, तब हिंदुस्तान के इतिहास में यही माना जाता था कि भारत का ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन या ओल्डेस्ट जो कल्चर है वो वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैदिक युग से संबंधित है। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली तो ये लगा कि नहीं, 1500 साल 2000 साल और भी पुरानी हमारी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। तो फिर जो है क्या हुआ, जब उत्खनन हुआ, लेकिन उसके साथ क्या लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, हड़प्पा की जानकारी मिली, मोहनजोदड़ो की जानकारी मिली, लेकिन ये सभ्यता, इस सभ्यता को उन दिनों क्या कहा जाता था, यानी कि उस समय इसका क्या वजूद था, क्या इसका कोई नाम था, या फिर कह सकते हैं कि जब आप इस तरह की सभ्यता का उत्खनन होता है और बड़े व्यापक कह सकते हैं कि क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता होती है, तो आप उसको, जाहिर सी बात है कि उसका बार बार आपको जो है उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, तो उसके नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में क्या होता है कि किसी भी घर में कोई बच्चा होता है ना, तो उसका नाम या हमारे और आपके नाम क्यों रखे गए, क्योंकि उस नाम से आपकी अपनी एक पहचान है। और अगर जन्म कोई लेता बच्चा और मर जाता तो फिर उसके लिए कोई नाम रखने की जरूरत तो नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे सामने में हमेशा वो क्या है कि जो बार बार अब उपस्थित होगा, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत, तो कोई नाम तो आप देना चाहोगे। तो वहां पे ये देखा गया, जो उत्खनन करता थे उन्होंने ये देखा कि हड़प्पा सिंधु नदी के, सहायक नदी रावी नदी के किनारे मिला, फिर मोहनजोदड़ो मिला सिंधु नदी के किनारे, फिर चनोदड़ो मिला सिंधु नदी के किनारे। तो जब इस तरह के स्थल मिलने लगे तो विद्वानों को या उस समय के जो भी उत्खनन करता थे, जॉन मार्शल वगैरह सब जो है, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी सभ्यता प्रतीत होती है जो सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास में जो है वो क्या है कि विकसित हुई है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता 1931 ईस्वी में जॉन मार्शल ने जो है सबसे पहली बार इससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता सैंधव सभ्यता। जब सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु से संबंधित सैंधव, तो सिंधु घाटी सभ्यता कह लो या सैंधव सभ्यता, बस सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम सैंधव सभ्यता कहेंगे तो सिंधु से संबंधित सभ्यता, ये हो जाता है अर्थ। लेकिन आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हो, आप सैंधव सभ्यता भी कह सकते हैं। तो शुरुआती तौर पे जो है शुरुआती दिनों में इसे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बहुत सारे ऐसे स्थलों के बारे में जानकारी मिली जो सिंधु या उसकी सहायक नदियों से काफी दूर दूर स्थित था। ठीक है, जैसे कि कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हो रंगपुर है, रोजड़ी है, रोजड़ी, प्रभास पाटन, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, देसलपुर का क्षेत्र हो गया, कालीबंगा का क्षेत्र हो गया, आलमगीरपुर का क्षेत्र हो गया, दैमाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, इसी प्रकार भगत राव का क्षेत्र है, बहुत सारे। इसी तरह से अफगानिस्तान के क्षेत्र में मुंडीगा, सोरतुगाय का क्षेत्र हो गया। इधर अगर आप इधर पश्चिम के तरफ चले जाइए तो वहां पे सूतका, गेंडोर, सूतका, कोह, बालाकोट जैसा क्षेत्र हो गया। तो ये सब इतने दूर दूर स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु नदियों के आसपास से। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे विद्वानों को ये लगा कि इस सभ्यता का नाम अब तो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं होना चाहिए। शुरुआती दिनों में तो ठीक था, चल गया, लेकिन जब इतने सारे पुरास्थल और वो भी सिंधु नदी से दूर दूर स्थित मिले हैं तो फिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित होगा या फिर नहीं। इसलिए आप बीच बीच में सुनते होंगे, वास्तव में क्या होता है कि अधिकांश जो पुरास्थल है ना, वो पुरास्थल जो है आप समझ जाइए कि सरस्वती नदी के आसपास
आसपास के इलाके में वो क्या है कि वो उसके स्थल स्थित मिले। तो इसलिए आप बीच बीच में सुनते रहते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी की सभ्यता कहनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस संबंध में फिलहाल बहुत सारे विवाद है, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पर यह समझिएगा कि जब स्थल सिंधु नदी से दूर दूर ज्यादा संख्या में मिले तो फिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें विद्वानों को यह लगा कि नहीं, अब इस सभ्यता को शुरुआती दिनों में चलिए चल गई बात, लेकिन जब बहुत सारे पूरा स्थल के संबंध में जानकारी मिली, जब रिविल्ड हुआ, जब बातें जो है वो क्या है कि जब इसकी जानकारी मिली तो फिर जो है फिर इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं होगा। तो फिर क्या रखा जाए इसका नाम, ठीक है ना, क्या रखा जाए इसका नाम, तो इसका नाम जो है वो रखा गया हड़प्पा सभ्यता। इसके लिए क्या है कि पुरातत्व शास्त्र में, आर्कियोलॉजी में एक परंपरा रही है कि किसी भी अज्ञात सभ्यता का नामकरण हम उस स्थल के नाम से कर देते हैं जिसकी पहली बार खुदाई हुई रहती है। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थलों में सबसे पहली बार उत्खनन जो है, एक्सकेवेशन किसका हुआ था, वो सबसे पहला उत्खनन हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। बल्कि हड़प्पा सभ्यता मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो नाम जो है वो लगता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया कि हड़प्पा सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल था, बल्कि इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा का ही सर्वप्रथम उत्खनन हुआ। फर्स्टली एक्सकैवेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा, दैट इज व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये एक रीजन रहा। इसके बाद देखिएगा कि इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य तो आपको मालूम होगा, आप सब बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे, मैं ऑफलाइन क्लास में जब भी क्लास लेता हूं तो उसमें मैक्सिमम बच्चे साइंस साइड के होते हैं। तो साइंस साइड के बच्चे होते हैं, तो साइंस साइड के बच्चे मैं एज्यूम करता हूं कि आप सब मैक्सिमम जो है साइंस साइड के बच्चे होंगे, तो उनको ये पता होगा कि कांसा कैसे बनता है, कॉपर को टिन में मिलाने से। तो कॉपर को टिन में मिलाकर कांसा बनता है, ठीक है। इस बात की जो जानकारी थी हड़प्पा वासियों ने सबसे पहली बार हासिल किया, इसलिए इस विशिष्ट उपलब्धि की वजह से इसका नाम पड़ गया कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता तो है, लेकिन इस काल में अभी भी सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिस धातु का प्रयोग हो रहा है वो कांसा नहीं है, वो है तांबा। और तांबा सबसे पहली बार मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया वो तांबा था, और तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी सबसे ज्यादा हो रहा था। लेकिन कांसे की जो एक नवीन जानकारी मिली कि इस दो धातु को मिलाने से एक नई धातु बनाई जा सकती है, ये जो तकनीकी जानकारी थी ना, ये पहली बार वहां पे हुआ, तो इस विशिष्ट उपलब्धि के नाम से उसको कांस्य युगीन सभ्यता कह दिया गया। लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी इस काल के लोगों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सबसे अधिक जिस धातु का प्रयोग किया वो क्या है, कांसा हो जाएगा, वो सॉरी तांबा हो जाएगा, कांसा नहीं होगा। और एक और भी बात यहां पे याद रखिएगा कि हड़प्पा वासियों की अब तक की जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी, लोहे के संबंध में कोई जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। लोहे की किसी भी तरह की कोई मतलब जो है वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो ये सारी जो है बातें, तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया, ये हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इस वजह से उसके लिखित साक्ष्यों का प्रयोग हम क्या है कि हम उसके इतिहास निर्माण में नहीं कर पाते हैं। तो फिर कैसे जो भी बातें मैं कह रहा हूं उसका आधार क्या है, उसका ग्राउंड है उसके विभिन्न स्थलों के उत्खनन से प्राप्त होने वाले जो रिमेन्स है, जो अवशेष है, जो वस्तुएं हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उन सारी वस्तुओं को जो है वो क्या है कि अगर देखा उसके आधार पर उस युग का इतिहास लिखा गया। लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लोग लिखना पढ़ना जानते थे, ठीक है। लिखित साक्ष्य पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य का मिलने का मतलब उस काल के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए लेकिन उसके लिखित साक्ष्य का प्रयोग अभी हम इतिहास के निर्माण में नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको ऐतिहासिक काल में भी शामिल नहीं किया गया। इसको कहां रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, इसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज में रखा गया। लेकिन इसे प्री हिस्टोरिकल एज में क्यों नहीं रखा गया, पाषाण काल का भी इतिहास केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, लेकिन उसे जो है अलग काल क्यों रखा कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि पाषाण काल का मानव भले ही उस काल का इतिहास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर लिखा गया, लेकिन उस काल का मानव लिखना पढ़ना भी
तो नहीं जानता था, लिखित साक्ष्य है भी नहीं। और सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास भले ही पाषाण काल की तरह मात्र उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर लिखा गया, लेकिन एक अंतर तो सिंधु घाटी सभ्यता का पाषाण काल से है, और वो अंतर इस आधार पे है कि पाषाण काल का मानव कम से कम लिखना पढ़ना नहीं जानता था, सिंधु घाटी सभ्यता का मानव लिखना पढ़ना जानता था। अब उसकी अपनी लिपि थी, पढ़ नहीं पाई, ये कमी हमारी है, उनकी कमी तो है नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो ये अंतर है, स्लाइट जो डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या है कि इसको ऐतिहासिक काल में शामिल नहीं किया गया, और ना ही प्राग ऐतिहासिक काल में एक बीच का एक काल जो है गढ़ा गया, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया, उसे प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहकर पुकारा जाता है। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें हम लोग टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ये समझ लीजिए कि ये भारत के इतिहास की पहली नगरीय क्रांति है, और नगरों का कह सकते हैं कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जो नगरों के जन्म लेने में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि भूमिका अदा करते हैं, तो हम लोग इस बात को और इसमें समझ जाइए, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है ना, सरप्लस प्रोडक्शन अगर अधिशेष उत्पादन है, तो अधिशेष उत्पादन से शहरों का उदय होता है, शहरों के जन्म के बहुत सारे और भी मतलब अर्थेतर कह सकते हैं, यानी आर्थिक जो कारण है उससे इतर भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। जो शहर को, जैसे बहुत सारे धार्मिक रिलीजियस प्लेस होते हैं, जैसे अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो संगम की वजह, इसकी अपनी एक धार्मिक महत्व है, इसका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से ये एक शहर के रूप में तब्दीली में करण में महत्वपूर्ण। बाकी और भी प्लस जुड़ जाता है कि सरप्लस प्रोडक्शन आसपास के गांव में होता होगा, सारी चीजें और सब जो है वो क्या है, बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है, तो वो भी एक शहर के रूप में तब्दील हो जाता है। आप देखेंगे कि जो 16 महाजनपद है, उन 16 महाजनपदों में आप देखिए हर महाजनपद की राजधानी है, तो उसकी राजधानी बनने के और उसको एक शहर के रूप में खड़े होने का, या कह सकते हैं जन्म लेने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया पॉलिटिकल कारण। बाकी और भी कारण है, किसी एक कारण से कोई भी एक मतलब जो स्थल शहर के रूप में तब्दील नहीं हो सकता है, उसके भिन्न भिन्न फैक्टर्स होते हैं। हाँ, कुछ फैक्टर्स कहीं पे ज्यादा प्रभावी होता है, कुछ का कहीं पे कम होता है, बस। लेकिन होता क्या है कि कई फैक्टर्स मिलकर शहरों को जो है जन्म देते हैं, तो वो सब क्या है ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे जो है वो क्या है, ईश्वर व सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हम लोग इस काल में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग समझेंगे वास्तव में जो है इस काल में जो रिलीजियस जो भी लाइफ था उसमें, उसके संबंध में इस तरह के तमाम तरह के प्रश्न हैं, उत्तर हैं, बहुत तरह की जो बातें हैं। सोचिए इतनी सारी बातें लिखी है, अगर आपके पास समझने का या इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अगर लेने की, उसको अगर जो है वो क्या है कि उसको ट्रेस कर पाने की अगर आपके पास समझ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर हमें बहुत बोझिल लगने लगती है, ठीक है ना। लेकिन कुल मिलाकर संसाधन बहुत सारे हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। हम लोग जो है वो बात करेंगे क्या है कि इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और ये पहला वीडियो जो है हमारे बैच से रिलेटेड जो है वो, लेकिन मैं अभी पब्लिक डोमेन में ही इसको जो है वो क्या है कि रख रहा हूँ, ताकि जो है और भी बच्चे इसको देख सकें। अगर उनको इंटरेस्ट है, वो जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और एक दो बात ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड जो बातें हैं ना, उसमें जैसे समकालीन मेसोपोटामिया, फारस की सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ठीक है। उसके बाद उसके रिलीजियस जो पॉलिसी जो लाइफ थे, वो लाइफ कैसे थे, पतन कैसे हुआ, घरों के मतलब तमाम तरह की जो बातें हैं, उन सारी बातों से जुड़ी हुई बातें होंगी इस चैप्टर्स में। और ये करीब करीब इसमें 3-4 वीडियोस जो है वो क्या है कि बनेंगे, 4-5 वीडियोस बनेंगे। और फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक भूमिका जो है समझ में आ रही होगी कि वास्तव में हमें प्राचीन भारत के इतिहास के इस कालखंड में हमें समझना क्या है, और उससे संबंधित जो समझ हमारी होनी चाहिए वो हमारी समझ कैसी होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एडमिशन लिया हुआ जो भी बच्चा होगा, मैं उसको अपनी किताब, हमारी जो किताबें हैं वो किताबें भी संप्रेषित करूंगा, ताकि आप जो है देखिए ध्यान रखिएगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सब का कलेक्शन मेरे पास है, सब बेहतरीन जो है, आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं, आप समझिएगा, मैं समझाने पर बहुत ज़्यादा बल दूंगा। बाकी लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊंगा, और साथ में आपके पास बुक्स वगैरह होंगे, आपको पता होगा, और उससे संबंधित सवाल जवाब होंगे, तो अपने आप सब क्लियर होता चला जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात, हमारी भावनाएं, हमारे तरीके, हमारे जो कह सकते हैं कि अपना जो अंदाज़ है समझाने का, पढ़ाने का, वो सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब जो है बातों को पहुँचाइए, ठीक है। और ये भाई देखिए, इसको आप गलत समझो, अच्छा समझो, बुरा समझो, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ दे सकता हूँ और उसके लिए मैं आपसे अपील कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो क्या है कि कुछ बातें मैं आपसे कह सकता हूँ, तो वो मैं कह रहा हूँ। बाकी आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, फ्रीडम है, सबको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जिनको कमेंट्स करना है अच्छा बुरा सब करिए, जितना आपको लगता है कि आपको एकदम मतलब जो है अच्छा बुरा, मेरा नंबर भी आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।